अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाई डी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। द एंड गेम इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा और इस कदर तक पुश करेगा कि आप समझ लो दुनिया में 10-5% लोग ही जो हैं इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेशन के अंदर आर्टिकल का पुर्जा पुर्जा खोल के आपको मैं बताऊंगा, हर सेंटेंस, हर स्ट्रक्चर, हर ग्रामर रूल और हर वोकैब वर्ड को। शुरू कर लेंगे क्लास को। आज कोई मैं क्विज़ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल ये अपने आप में काफ़ी हैवी है, तो क्विज़ से और ज़्यादा हैवी अपने सेशन को नहीं करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। करें द एंड गेम। देखिए आपने एवेंजर्स देखी होगी, थानोस वाली, है ना, एंड गेम। अगर नहीं देखी है तो कभी देखना, अच्छी मूवी है। एंड गेम का मतलब होता है आखिरी पड़ाव। ये पूरा आर्टिकल आप थानोस से रिलेट कर पाओगे। मैं अभी आपको समरी दूंगा ना, तो थानोस से रिलेट करके ही आपको समरी दूंगा इसकी। कह रहे एंड गेम आ चुका है, थानोस आ चुका है, आखिरी पड़ाव आ चुका है। एंड गेम का मतलब होता है आखिरी पड़ाव, लास्ट फेज। इसको एंड गेम को हम कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, पिनैकल और कॉन्सुमेशन भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ के आखिरी फेज़ को कहते हैं एंड गेम। जैसे आपका पूरे साल की मेहनत है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो जो एग्ज़ाम वाला दिन है ना, वो आपका एंड गेम है, वो आपका आखिरी फेज़ है इस पूरी प्रोसेस का। समझ गए मेरी बात को। कह रहा है ऑन द न्यू बैड बैंक। बात कर रहा है एक नए बैड बैंक की, एक नई संस्था की जो बैड बैंक का काम करेगी। अब ये बैड बैंक होता क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, है ना। चलो अब टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है गारंटीज फॉर द बैड बैंक मे हेल्प बट नॉट सफाइस टू फिक्स लेंडर्स वॉस। कह रहा है गारंटी जो आ रही है ना सरकार की तरफ से, कह रहा है और किसके लिए, बैड बैंक के लिए। कह रहा है हो सकता है ये हेल्प कर दें, ये गारंटीज हो सकता है मदद कर दें, लेकिन ये गारंटीज मे नॉट सफाइस, ये सफाइस नहीं करेंगी, ये पर्याप्त नहीं होंगी, ये एडिक्वेट नहीं होंगी। और किसके लिए, फिक्स करने के लिए लैंडर्स की, बैंकों की वॉज को, परेशानियों को। तो गारंटियां सरकार दे रही है, बैड बैंक बना रही है, बैंकों को राहत दे रही है, इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। लेकिन गारंटियां अपने आप में कैसे भी काफ़ी नहीं है कि बैंकों की परेशानियों को दूर कर दे, हमेशा के लिए बैंकों को शांत करते, ऐसा नहीं कर सकती। समझ गए। गारंटी की दो वर्ब है, पहली है मे हेल्प, दूसरी है मे नॉट सफाइस। सफाइस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट और एडिक्वेट, किसी चीज़ के लिए काफ़ी होना। वॉस का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियां, आपकी सफरिंग, है ना, जिस चीज़ से आप परेशान हो वो आपकी वॉ कहलाती है, WOE। लैंडर्स यहाँ पे बैंक्स के लिए यूज़ हुआ है। लैंडर्स कौन है हमारे देश में, जो बैंक जो पैसा देते हैं ना, जो उधार देते हैं पैसा, और उधार देता है हमारे देश में लेंडर होता है बैंक। ये आप पीछे जो अपोस्ट्रोफी एस देख रहे हो, एस के बाद अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब है बहुत सारे बैंक्स का हमने यहाँ पे पजेसिव बनाया हुआ है, लेंडर्स का पजेसिव बनाया हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस हमने निकाला हुआ है। जानते हो ना ये कॉन्सेप्ट। चलो एक समरी दे देता हूँ मैं आपको आर्टिकल की, इंटरेस्टिंग भी है और ग्राफिकली दूंगा तभी समझ पाओगे आप। आपने एंड गेम देखी होगी तो आपने देखा होगा थानोस को, ठीक है। थानोस एक कैरेक्टर था जो चाहता था मैं दुनिया का 50% हिस्सा ख़त्म कर दूं, ताकि जो 50% लोग बचे हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें, उनमें आपस में झगड़ा ख़त्म हो जाए, रिसोर्सेज सबको मिले, है ना। तो ये था थानोस। अब सही था गलत था वो अलग चीज़ है। थानोस का कैरेक्टर आप समझ लो, जो चाहता था मैं 50% को ख़त्म कर दूँ, डिस्ट्रॉयर था, डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब देखो थानोस को यहीं पर छोड़ दो, अब आ जाओ इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे। ये है गवर्नमेंट और ये है हमारे बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को लेंडर बोलते हैं। बैंक का काम होता है सभी को पैसा उधार देना, लोन देना। आपको लोन देते हैं, मुझे लोन देते हैं, कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। इसी तरह से बैंक्स जो हैं बिजनेसमैन को भी लोन देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। लेकिन ये बिजनेसमैन है ना, ये लोन लेकर के भाग जाते हैं, जैसे कि माल्या, जैसे कि चौकसी। अब जैसे ही ये लोन लेके भागते हैं ना, ये बैंक क्या बोलता है, अब मैं छोटे मोटे जो आप और मेरे जैसे लोग हैं इनको लोन नहीं दूंगा, या लोन देने से पहले वो नाटक करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत पैसा डूब चुका है, माल्या और चौकसी लेके जा चुके हैं। जब हमें लोन नहीं मिलता तो अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है, क्योंकि लोन नहीं मिलने की वजह से छोटे बिजनेसमैन जो है व्यापार नहीं कर पाते। फिर सरकार इनको, बैंकों को धक्का मारती है कि आप छोटे बिजनेसमैन को लोन दो। बैंक बोलते हैं हमारा पैसा तो माल्या लेकर के भाग गया। अब ये समस्या बहुत पुरानी है ना। अब इसका इलाज क्या किया सरकार ने, सरकार ने एक थानोस बना दिया, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का। इस थानोस का नाम है बैड बैंक, बैड बैंक।
इसका काम क्या होगा, ये जितने भी बैंकों के पैसे लेकर के भागे हुए माल्या चौकसी है ना, इनके सभी के केसेस को खुद ले लेगा। ये खुद देखेगा उनके केसेस को, एक एक केस को इंक्वायर करेगा, और जैसे ही केस को लेगा थोड़ा सा 20% तक इनका लोन जो है सीधे बैंक को पहले ही जमा करवा देगा, जो इन लेकर के भागे हैं। तो बैंक से इनका पीछा छूट जाएगा माल्या चौकसी का। ये बाकी पैसा खुद इनसे निकलवाने की कोशिश करेगा बैड बैंक। अगर ये माल्या चौकसी मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो इनकी कंपनी को लिक्विडेट कर देगा, सब कुछ इनका बेच देगा। तो सारा जो कोर्ट का झमेला है वो बैंकों का ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट वोट में जाना, किसी की ज़मीन को बेचना, किसी की कंपनी को बेचना, अब इनको कुछ नहीं करना, ये बैड बैंक सब कर देगा। ये थानोस अपने आप करेगा ये काम। तो ये थानोस से जो पैसा मिलेगा बाकी का बचा हुआ 20% के बाद, मान लो 30% और मिला, ये थानोस इनको वापस भी कर देगा। समझ गए। अब इससे हुआ क्या, बैंक जो है ना शांत हो गए हैं, बैंकों को आधा पैसा उनका मिल जाएगा, लगभग आधा आधा। और सरकार अब इनको पूरा प्रेशराइज कर पाएगी कि छोटे दुकानदारों को भी ये लोन दे सके, उनको भी पैसा मिल सके। समझ गए ना। तो ये बैड बैंक नाम की जो संस्था बनाई गई है ना, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको डिटेल में ग्राफिकली इसकी समरी दे दी आर्टिकल की। कहना चाह रहा है कि ये बैड बैंक जो है हेल्प करेगा सारे बैंक्स को, लेकिन ध्यान यही देना है कि इससे बैंकों की समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो पैसा डूबा है वो 40-50% ही वापस रिकवर कर पाएंगे, बाकी का पैसा अभी भी इनका डूबा ही रहेगा। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करने वाली है, एनालिटिकल टोन बोलेंगे। चलिए शुरू कर लें फटाफट से आर्टिकल को। मैं वोकैब दिखा देता हूँ आपको सारी की सारी जो यूज़ हुई है, ताकि अपने आर्टिकल को आराम से पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेस्टबुक.com। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का जरूरी हिस्सा है। पहले आप अपने आप को तैयार करोगे और फिर मॉक टेस्ट दे करके अपने आप को टेस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट की दुनिया में टेस्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। आपको यहाँ पे हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेरों की संख्या में, हजारों की तादाद में। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, क्लरिकल, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे 26,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज में, 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन याद रखें, कूपन कोड को यूज़ करें YT10। जैसे ही लगाओगे 299 वाला 270 में, 499 वाला 450 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के। और हाँ, एक और चीज़, ये जो 499 वाला पैकेज है ना, जो आपको 450 में मिल रहा है, इस पर अभी लकी कूपन्स भी चल रहे हैं। आप प्राइसेस देख पा रहे हो स्क्रीन पे। 8 दिनों तक हर रोज़ ये प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी लकी विनर्स रहते हैं। तो जरूर फ़ायदा उठाना इस ऑफर का भी अगले 8 दिनों के लिए। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स पुराने नए आपको इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखिए, सारे वर्ड्स पुराने ही हैं आज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ही वर्ड नया आया है इस आर्टिकल में। जैसे रोप इन नाम की फ्रेजल वर्ब आई हुई है, इसका मतलब होता है किसी को किसी काम में इन्वॉल्व करवाना। राजू आवर नेबर रोप्ड इन एवरीवन टू हेल्प हिम मूव टू हिज न्यू हाउस। राजू हमारा जो नेबर है, हमारा पड़ोसी है, उसने इन्वॉल्व करवा लिया, रोप इन करवा लिया हर एक आदमी को, ताकि उसको हेल्प मिले अपने नए घर में मूव करने के लिए। उसने जिसको देखा उसी को बुला लिया, भाई आओ आओ मेरा सामान उठवाओ। समझ के। रोप इन का मतलब ये होता है किसी को बुला करके इन्वॉल्व करवाना किसी काम में। इसको इन्वॉल्व, कन्विंस, ट्रैप, ये भी आप बोल सकते हो। डॉडल ये वर्ब आप जानते हो, डॉडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना एक्शन लेने में। काम करना आपको पता है आपको ही करना है, लेकिन आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, डिले किए जा रहे हो उस एक्शन को। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स। कंपनी ने अपने टाइम वेस्ट करने वाले एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया, बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद। अब इसी डॉडल का एक सिनोनिम है प्रोक्रेस्टिनेट और डाइथर। ये डाइथर को आप आज फिर से देखोगे इस आर्टिकल में, डॉडल का ही सिनोनिम है टाइम वेस्ट करने का। एक्सपीडाइट या एक्सपीडिएट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फास्ट करना, स्पीड अप करना, किसी चीज़ को तेज़ी से करना। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है एक्सपेडिशियस, बहुत तेज़ी से कोई होने वाला काम कहलाता है एक्सपेडिशियस काम। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपेडाइट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है प्रोड्यूस करने की और ज़्यादा वैक्सीन को, ताकि तेज़ बना पाएँ वैक्सीनेशन अभियान को वायरस के खिलाफ। एक्सपेडाइट करना, तेज़ बनाना, चीज़ों को फास्ट करना। समझ गए। तो एक्सपेडिशियस, तेज़ी से होने वाला काम, एक्सपेडिशियस एडजेक्टिव फॉर्म आज देखोगे। सब्सटेंशियल आप जानते हो, कंसीडरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो। द इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन के प्रभाव बहुत बड़े हैं, साइज़ में कंसीडरेबल है, सिग्निफिकेंट है। समझ गए ना। सब्सटेंशियल, ये सब्सटेंशियल से मिलने जुलना एक वाला वर्ड है सब्सटेंटिव। इससे इसको कंफ्यूज मत करना। ये आर्टिकल में आया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ में लिख रहा हूँ।
सब्सटेंशियल मतलब जो साइज़ में बहुत बड़ा हो, कंसिडरेबल हो। सब्सटेंटिव का मतलब है एक बहुत, जो कोई भी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर से रिलेटेड हो, है ना। ऐसी चीज़ जो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो या सीरियस हो, सब्सटेंटिव कहलाती है। जैसे सरकार ने ऑर्डर किया है एक सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन को, सरकार कह रही है गंभीर इन्वेस्टिगेशन करवाओ, गंभीर जांच करवाओ मैटर में, छोटी मोटी नहीं, एकदम गंभीरता के साथ में, इंपॉर्टेंस के साथ में। चलिए अगला हमारा वर्ड है रैचेट अप। इसको क्रैंक अप भी बोलते हैं, इसको रैंप अप भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जंप स्टार्ट करना, किसी एक्टिविटी को अचानक से शुरू करना। FDI कैन रैचेट अप आवर GDP। FDI जो है इंक्रीज FDI है ना, बढ़ी हुई FDI, वो रैचेट अप कर सकती है, हमारी GDP को तेज़ी से आगे ला सकती है, तेज़ी से बढ़ा सकती है। द RBI नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू क्रैंक अप द रिकवरी आफ्टर कोविड-19। RBI को ज़रूरत है लाने की एक फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज को, ताकि तेज़ी से आगे लाया जा सके, क्रैंक अप किया जा सके रिकवरी को कोविड-19 के बाद। तो क्रैंक अप का मतलब ये होता है किसी चीज़ को तेज़ी से स्टार्ट करना, जैसे बंद पड़ी है ना, अचानक से स्टार्ट हो और तेज़ी से हो जाए। अब इस क्रैंक अप का या रैचेट अप का जो सिनोनिम है जंप स्टार्ट, तेज़ी से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इसको आप आज आर्टिकल में देखोगे। अवर्स, जो आदमी हेजिटेंट हो, किसी चीज़ को लेकर के झिझकता हो या किसी चीज़ को लेकर के एलर्जिक हो। मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन आर अवर्स टू चेंज। ज़्यादातर नाकामयाब लोग जो हैं दुनिया में, वो चेंज के लिए अवर्स होते हैं, बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। तो अवर्स का मतलब होता है हेजिटेंट, किसी काम को लेकर के आप तैयार ही ना हो, आप एकदम आनाकानी करो, है ना, अनविलिंग हो, रिलक्टेंट हो। लास्ट वर्ड है अपना, नया वर्ड है इटर्नल। ये हेजिटेंट वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक नया वर्ड है, ये भी पुराना, इटर्नल। इटर्नल मतलब जो सदा चले, नेवर एंडिंग हो, कभी ख़त्म ही ना हो। द सेज वॉज इन एन इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। सेज एक जो संत था, साधु था, वो एक इटर्नल क्वेस्ट में था, इटर्नल खोज में था, ट्रूथ और निर्वाण की ऐसी खोज में था जो लगातार चलती आ रही थी, कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, है ना। इटर्नल का सिनोनिम है एंडलेस, लास्टिंग, सस्टेन्ड और परसिस्टेंट। सस्टेन्ड और परसिस्टेंट दोनों को आप आज इस आर्टिकल में देखोगे, इटर्नल के सिनोनिम्स हैं। देख रहे हो, सभी पुराने ही वर्ड्स हैं, आपने जो सीखे हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को आप फिर से आर्टिकल में देख रहे हो। एक ही नया वर्ड कर रहे हैं हम, कल्मिनेशन, आखिरी पड़ाव, एंड गेम, फाइनल डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो एक कल्मिनेशन होता है, आखिरी पड़ाव होता है कई सालों की प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का। समझ गए, इसको पिनैकल या कॉन्सुमेशन भी बोलते हैं, आखिरी पड़ाव को। चलिए, ये अपनी हो गई है वोकैब। अब अपने आर्टिकल को स्मूथली शुरू कर पाएंगे, है ना। चलो, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, समरी में आपको दे चुका हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड अ सॉवरेन गारंटी टू हेल्प द न्यू बैड बैंक proposed in this year's budget expect better value from non-performing loans worth 2 लाख करोड़ in banking system। कहानी की तरह समझते जाओ, हुआ क्या है। कह रहा सरकार ने ऑफ़र किया है, सरकार ने एक जो है ना ऑफ़र दिया है, और किस चीज़ का, एक सॉवरेन गारंटी का। गारंटी तो आप जानते ही हो, सॉवरेन का मतलब है जिसको सरकार की मान्यता प्राप्त हो, जिसको एब्सोल्यूट गारंटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की। सरकार बोले जब तक हम जिंदा हैं ये गारंटी नहीं टूटेगी, जब तक देश जिंदा है, भारत की सरकार है, तब तक ये गारंटी हमेशा आपकी चलती रहेगी। कह रहा है ऐसी एक सरकार ने गारंटी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और किसको, हेल्प करने के लिए नए बैड बैंक को। बैड बैंक कौन सा बैड बैंक है, जिसको प्रपोज किया गया था इस ईयर के बजट में। अच्छा, और क्या करने के लिए, पहला तो टू हेल्प करने के लिए बैड बैंक को, दूसरा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए और अच्छी वैल्यू को ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में से, ऐसे लोन्स में से जिनकी अब EMI नहीं आ रही, जो वर्थ हैं, कीमती हैं 2 लाख करोड़ के हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो सरकार ने ऐसी गारंटी दे दी है। सरकार के 2 ही मकसद हैं कि बैड बैंक को एक तो हेल्प करें, जिसको बजट में हमने इस साल रखा है, प्रपोज किया है, अभी बनाना बाकी है, प्रपोज किया है खाली, और दूसरा हम निकाल सकें और ज़्यादा वैल्यू ऐसे गंदे लोन्स में से जिनकी EMI नहीं आ रही है। 2 लाख करोड़ के ऐसे लोन हमारे सिस्टम में पड़े हैं। समझ गए, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे लोन्स जो वापस नहीं मिल रहे वो कहलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ ऑफर्ड, सोवरिन आप जान गए हैं। बैड बैंक के लिए प्रपोज नाम का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ आउट करना, किसी को किसी से निकालना। जैसे तेल में से LPG निकलती है, CNG निकलती है, पेट्रोल निकलता है ना। कच्चे तेल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को ड्रॉ आउट करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समथिंग। अच्छा, ये वर्थ नाम के वर्ड को देख करके कुछ याद आया क्या आपको?
चलो मैं बता देता हूँ आपको। वर्थ एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो अपने बाद में नाउन या जीरंड लेता है, एक एडजेक्टिव है। द हाउस वॉज वर्थ $2000। हाउस की कीमत थी $2000 की, तो वर्थ के बाद में $2000 नाम का नाउन आ गया। और यहाँ देखो द प्लान वॉज वर्थ थ्रू कंसीडर, प्लान जो था कीमती था, कंसीडर करने लायक था। समझ गए, प्लान को समझा या सोचा जाने लायक था, इस प्लान को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा अब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्थ के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन या जीरंड। यहाँ पे आ रहा है इन्फिनेटिव। क्या करेंगे, इस इन्फिनेटिव का टू निकालेंगे और कंसीडर का कंसीडरिंग बना देंगे, इसको जीरंड में बदल देंगे। जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो द प्लान वॉज वर्थ कंसीडरिंग, समझ गए ना। तो वर्थ के बाद में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड आएगी या फिर नाउन आएगा सीधे सीधे, याद रखना इस वर्ड को। चलिए आगे बढ़े। करेक्ट टू बिगिन विथ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या NARCL विल पिच टू टेक ओवर टॉक्सिक एसेट्स वर्थ 90,000 करोड़ दैट बैंक्स हैव फुली प्रोवाइडेड फॉर ऑलरेडी। अब कह रहा होगा क्या, ये काम होगा कैसे। कह रहा है शुरू करने के लिए टू बिगिन विद, कहाँ से शुरुआत होने वाली है, टू बिगिन विद। ये जो कंपनी है ना इस टाइप की NARCL, ये पिच करेगी, ऑफर करेगी। पिच करना मतलब किसी को ऑफर करना, और क्या कि ये टेक ओवर कर ले, जिम्मा उठा ले, अपने आप से ले ले, खरीद ले टॉक्सिक असेट्स को, ऐसे असेट्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोन्स को, ऐसी गारंटियां लोन्स की जो अभी लोन्स वापस नहीं आ रहे हैं, टॉक्सिक असेट्स को, जो है 90,000 करोड़ के, जिनको बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है, जिनका इंतजाम बैंक्स जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंटेंस को ध्यान से समझना। कुछ ऐसे लोन्स हैं 90,000 करोड़ के जो बैंकों को नहीं मिल रहे, 90,000 करोड़ के ऐसे लोन्स को बैंकों ने प्रोवाइड फॉर कर दिया है। इन लोन्स को बैंकों ने अपने कागजों में डाल दिया कि ये डूबे हुए लोन्स हैं, समझ गए ना। बैंकों ने इनको अपने घाटे वाली लिस्ट में डाल दिया है, ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है। अब इन घाटे वाली लिस्ट में से ये कंपनी आकर के बैंकों को बोलेगी कि हमें दे दो ये लोन, हम आपका लोन जो है अपने आप इसको देख लेंगे क्या करना है ना। टेक ओवर करने को हम आपके टॉक्सिक असेट को तैयार हैं, ये काम ये कंपनी करेगी। NARCL की वर्ब है विल पिच। पिच का मतलब होता है किसी को ऑफर करना या कन्विंस करना किसी काम के लिए। सेल्स पिच आपने सुना होगा, सेल्समैन आपको आकर के पिचिंग देता है, एक पिच देगा आपको, ये हमारा प्रोडक्ट है, आपके ऐसे ऐसे काम आएगा। एक्चुअल में आपको कुछ ऑफर दे रहा होता है या कन्विंस कर रहा होता है, तो वहाँ से इस पिच वर्ड को कन्वेंट जो है आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। टेक ओवर करना मतलब अज्यूम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्वायर कर लेना किसी चीज़ को। द न्यू CM इज़ टू टेक ओवर चार्ज टुडे। नया CM जो है आज चार्ज को टेक ओवर करेगा, चार्ज को अज्यूम करेगा, चार्ज को एक्वायर करेगा। नया CM है तो कुर्सी पे बैठेगा आज। ये इज़ टू क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इज़ प्लस में इन्फिनेटिव क्या बताता है, चलो आप ही मुझे बताओ। कल ही हमने किया है, फ्यूचर को लिखने के कई तरीके हैं, 4 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका शायद ये भी था। तो इज़ प्लस में टू प्लस में बेस फॉर्म वर्ब की किस चीज़ को डिनोट करती है, पास्ट को, प्रेजेंट को या फ्यूचर को। बढ़े आगे, चलो बताना कमेंट्स में कि जिनको याद हो कल की क्लास में से। प्रोवाइड फॉर करने का मतलब होता है किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना या मेक प्रोविज़न करना। द पुअर मैन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज 5 चिल्ड्रन। गरीब आदमी को प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है अपने 5 बच्चों के लिए। रोटी कपड़ा मकान, है ना, खिलाना पिलाना सब काम करना, प्रोवाइड फॉर करना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड फॉर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, हमारे अधिकार को अरेंज करके हमें देता है। द बैंक्स हैव टू प्रोवाइड फॉर द NPA। बैंक्स को भी प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, NPA के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे ही बैंक किसी लोन के लिए प्रोवाइड फॉर करते हैं, उस लोन को अपने घाटे की लिस्ट में डाल देते हैं, उसका अरेंजमेंट ऑलरेडी कर देते हैं, है ना। उस लोन को वो भूल जाते हैं। प्रोवाइड फॉर करने का मतलब यही होता है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है इट विल ऑफर अ सर्टेन वैल्यू टू द लीड बैंक फॉर ट्रबल लोन्स ऑफ ओवर 500 करोड़ एंड पे 15% अपफ्रंट इन कैश एंड इशू द बैलेंस एज ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट्स। अब देखो ये पहले बैड बैंक आया NARCL, है ना, इसने आकर के बैंकों को बोला कि आपका जो डूबा हुआ खाता है वो हमें दे दो। अब देखो लेने के बाद करेगा क्या ये, कह रहा है ये ऑफर करेगा, यही NARCL, एक सर्टेन वैल्यू किसको, लीड बैंक को। लीड बैंक वो है जिससे लोन लिया गया था, और किसके लिए, ट्रबल लोन्स के लिए, ऐसे लोन्स के लिए जो ट्रबल में चल रहे हैं। और कितने का होना चाहिए, वो 500 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, छोटे मोटे में नहीं, 500 करोड़ से ज़्यादा वाले को ही लेगा। और ये पे कर देगा 15% अपफ्रंट सामने से कैश में। अपफ्रंट का मतलब होता है डायरेक्टली, है ना, एडवांस के अंदर समझ लो। तो ये 15% एडवांस जो है कैश में भी दे देगा उनको, और इशू कर देगा जो बाकी बचा हुआ पैसा है एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट के तौर पे। मान लो लोन है 500 करोड़ का, 15% कितना हुआ इसका, 75 करोड़। 75 करोड़ को इनको दे देगा कैश में,
और बोलेगा पीछे के 425 करोड़ मैं कागज़ पे एक सिक्योरिटी रिसीट बना के आपको दे रहा हूँ, अगर हम इस आदमी से 425 करोड़ निकलवा पाए, समझ गए ना, अगर निकलवा पाए तो ये रिसिप्ट आप ले आना कल को और हमारे से पैसे ले लेना, नहीं निकलवा पाए तो इसका कुछ और हिस्सा हम आपको रिसिप्ट का 475 की जगह 200 या 250 करोड़ कहीं से तो आपको लाके कुछ ना कुछ तो देंगे ही, समझ गए। तो ये ऐसा काम सारे बैंकों को देगा, ऐसा ऑफर करवाएगा उनसे। इट की वर्ब है विल ऑफर। लीड बैंक वो बैंक है जिससे लोन लिया गया है अप फ्रंट, मतलब कैश इन एडवांस। इसी की दूसरी वर्ब है इट विल पे। इट विल ऑफर एंड इट विल पे। और तीसरी वर्ब है इट विल इशू। तीन वर्ब है इस इट नाम के प्रोनाउन की। ट्रेडेबल मतलब जिसको ट्रेड किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी की तरह समझते जाओ, है ना। अब कह रहे हैं द बैड बैंक will then rope in a separate asset manager being incorporated, the India Debt Resolution Company IDRCL, to add value to the ailing asset and resolve it as a going concern or liquidate it। अब देखो ये था बैड बैंक। NARCL कौन है? थानोस, ठीक है ना। अब कह रहे ये थानोस जो है ना बैड बैंक, ये फिर रोप इन करेगा। बैंक से तो ले लिया वो लोन, डूबा हुआ लोन, फिर ये इन्वॉल्व करवाएगा, रोप इन करवाएगा एक सेपरेट एसेट मैनेजर को। एसेट मैनेजर वो प्रोफेशनल होते हैं जो डूबे हुए लोन में से भी पैसा निकलवा लेते हैं। वो सोचते हैं, दिमाग घुमाते हैं अपना, ये लोन के अंदर इस आदमी के पास क्या क्या है, इस कंपनी के पास लैंड है, मशीनरी है, इस मशीनरी को कौन से देश में बेचा जाए कि ज़्यादा पैसा मिले, है ना। इस तरह का वो दिमाग लगाते हैं, अपना एसेट को मैनेज करने का उनका काम होता है। तो बैड बैंक भी तब है एक रोप इन करेगा, इन्वॉल्व करेगा एक सेपरेट एसेट मैनेजर को जिसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इस सेपरेट एसेट मैनेजर नाम की जो कंपनी है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसका नाम है IDRCL, द इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब ये क्यों करेगा? ताकि ऐड कर सके वैल्यू को एलिंग एसेट में, इस परेशान एसेट में, इस ट्रबल्ड लोन में, और रिजोल्व कर दें इसको या तो एक गोइंग कंसर्न की तरह और या फिर इसको कर दें लिक्विडेट। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हेल्दी बिजनेस, लिक्विडेट का मतलब होता है डिसॉल्व करना, किसी बिजनेस को सेल कर देना। तो ये जो नया कंपनी आएगा ना, ये कंपनी क्या करेगी, असेट को पहले एनालाइज करेगी, फिर लास्ट में या तो बोल देगी कि एसेट बहुत बढ़िया है, ये लोन को हम एक मौका और देते हैं, ये एक गोइंग कंसर्न बनाते हैं, एक हेल्दी बिजनेस है ना, ये डूबा हुआ बिजनेस नहीं है। और या फिर इनको लगेगा ये डूबा था बिजनेस बर्बाद है तो इसको लिक्विडेट कर देंगे, पूरी तरह से सेल कर देंगे। तो कोर्ट वोट का झंझट सब खत्म हो जाएगा। ये IDRCL देख लेगा किसी EMI पे ना करने वाले बिजनेसमैन के बिजनेस का क्या करना है, समझ गए। बैड बैंक की वर्ब विल रोप इन। बीइंग इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो एसेट मैनेजर जिसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ना, जिसको सेटअप या एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना। आगे बढ़ते हैं। एलिंग मतलब सिक, है ना, जो ट्रबल्ड हो, ऐसा एसेट जो अपना जो है लोन चुका ना पा रहा हो। लिक्विडेट और गोइंग कंसर्न मैंने आपको बता दिया, हेल्दी बिजनेस होता है गोइंग कंसर्न, लिक्विडेट का मतलब होता है सेल कर देना। अब देखो आगे क्या कह रहा है द गारंटी वर्थ 30,600 करोड़ over 5 years can only be invoked once an asset is resolved and will cover any shortfall between the face value of the security receipts issued by NARCL and the actual amount realized from a bad loan। इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे याद है ना, 500 करोड़ से बड़ा लोन होगा, 15% कैश में दे देंगे और बाकी की एक रिसिप्ट बना के दे देंगे। तो उसी कहानी को फिर से उठा लो। 500 का 15% हो गया 75 करोड़, पीछे बचा कितना 500 करोड़ का 425 करोड़। तो 425 करोड़ की एक रिसिप्ट दी है ना, बैंक को दी गई है थानोस के द्वारा। अब हो क्या रहा है, कह रहा है सरकार की जो गारंटी है ना 30,600 करोड़ की, सरकार ने इतने पैसे की गारंटी दी है और कितने के लिए, 5 सालों के लिए। कह रहा है इस गारंटी को तभी इन्वोक किया जा सकेगा, इस्तेमाल में लाया जा सकेगा जब एक एसेट रिजॉल्व हो जाता है, जब एक बैड लोन जो है उसको IDRCL रिजॉल्व कर देगी। और कह रहा है ये गारंटी कवर करेगी किसी भी कमी को, शॉर्टफॉल को, जो है फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट की। यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट दी गई है 425 करोड़, उसकी फेस वैल्यू है 425 करोड़। तो कह रहा है फेस वैल्यू की जो सिक्योरिटी रिसिप्ट की जो फेस वैल्यू है, जो NARCL ने, जो कि थानोस ने इशू की है, और जो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज हुई है उस लोन से, उस बैड लोन से, सारी एसेट को बेचने के बाद IDRCL से। तो IDRCL जो है 425 की जगह 200 करोड़ ही रिकवर कर पाया, तो पीछे 225 बच गया ना। तो सरकार उसकी गारंटी दे रही है कि हम देंगे आपको 225 करोड़, हमारे 30,600 करोड़ में से आप ले लेना। तो इस तरीके से गारंटी को बैंक वाले इन्वोक कर पाएंगे जब IDRCL अपना काम कर देगा। तो ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। NARCL ये थानोस है, ये IDRCL का सहारा ले रहा है और जो है बैंकों को पैसा वापस करवा रहा है, समझ गए। गारंटी की वर्ब है विल ओनली, कैन ओनली बी इन्वोक्ड। दूसरी वर्ब है विल कवर।
एसेट की वर्ब है इज रिजोल्व पैसिव वॉइस में। शॉर्टफॉल का मतलब होता है डेफिशिएंसी, कमी, है ना, दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस। चलिए आगे बढ़े, कहानी की तरह समझते जाओ। कह रहा द गारंटी फी विल बी इंक्रीज्ड ईच ईयर एज अ नज फॉर NARCL एंड IDRCL टू स्पीड अप रेजोल्यूशन। अब गारंटी की एक फ़ी भी है जो कि पे की जाएगी NARCL या IDRCL के द्वारा। भाई 425 करोड़ तो आपको मिले नहीं, बस गारंटी मिल गई, तो गारंटी के सामने एक फ़ीस भी आपको ये जो है ना थानोस देता रहेगा। कह रहे जो फीस है ना ये इंक्रीज़ की जाएगी हर साल एक पुश के तौर पे, नज के तौर पे इन दोनों कंपनियों के लिए, NARCL थानोस के लिए और इसके हेल्पर IDRCL के लिए, ताकि रिजोल्यूशन को स्पीड अप किया जाए। इन दोनों कंपनियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फीस लगेगी, रिजोल्यूशन को जितना देरी से लाएंगे उतनी ज़्यादा गारंटी की फ़ी इनको देनी पड़ेगी। तो इन कंपनियों को क्या होगा, एक महीने में ही रिजोल्यूशन कर दें ताकि ज़्यादा फ़ी हमें गारंटी में देनी ना पड़े। समझ गए। फ़ी की वर्ब है विल बी इंक्रीज्ड, स्पीड अप करना, एक्सपेडाइट करना, एक्सपीडिएट करना, है ना, किसी चीज़ को हेस्टन करना। रिजोल्यूशन का मतलब होता है फैसला, सेटलमेंट। नज आप जानते हो, कल ये वर्ड आया था, पुश होता है एनकरेजमेंट। किसी को आप हल्का सा झटका देते हो ना कि आप चलो चलो आगे बढ़ो, है ना, नज कहलाता है वो। आगे देखते हैं। कह रहा है आफ्टर लूजिंग प्रेशियस टाइम डाइसिंग ओवर इट्स प्रोज एंड कॉन्स, द गवर्नमेंट नाउ बिलीव्स दिस अप्रोच विल बी more expeditious to fix the substantial NPAs that persist despite the existing debt recovery mechanisms, including the insolvency and bankruptcy court। कह रहा है ये जो आपको मैंने पूरा भी समझाया है, ऐसे ऐसे होगा, थानोस को बनाया जाएगा, थानोस ये काम करेगा। कह रहा है सरकार इस बारे में क्या सोचती है। कह रहा है बहुत सारा टाइम लूज़ करने के बाद, प्रीशियस टाइम, कीमती समय, वक्त बर्बाद कर देने के बाद, जो है डेथर करते हुए, डेथर का मतलब आप समझते हो ना, किसी चीज़ पे वक्त बर्बाद करना, जो है डिसीजन को ना लेना। तो कह रहे डिसीजन को टाल मटोल करते हुए बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देने के बाद प्रोज एंड कॉन्स पे, इस पूरे कहानी के, इस पूरे जो है सिस्टम के अच्छाइयों और बुराइयों पे। कह रहे अब क्या हुआ, कह रहे सरकार अब ये मानती है कि ये अप्रोच जो है ये और ज़्यादा एक्सपीडिशियस होगी, ये बहुत फास्ट होगी। और किस लिए भाई, फिक्स करने के लिए बड़े बड़े NPAs को, सब्सटेंशियल कंसीडरेबल NPAs को, जो परसिस्ट करते हैं, जो बने हुए हैं बावजूद हमारे एग्जिस्टिंग लोन को रिकवरी करने वाले सिस्टम्स के, जिसमें शामिल है ये वाला कानून, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। तो पहले तो सरकार ने बहुत टाइम लगाया इसको बनाने में, 2-3 साल से सोचती आ रही है, हमेशा क्या है इसको डिथर कर रही है डिसीजन को। लेकिन अब सरकार मानती है कि ये सबसे अच्छा तरीका है बड़े बड़े NPAs में से वैल्यू निकालने का। ये वो वैल्यू है, ये जो वो NPAs हैं जो आज भी बने हुए हैं, इतने सारे हमारे पास कानून होने के बाद माल्या और चौकसी ऐसे लोग पैसा लेके आज भी भागते हैं। समझ गए। गवर्नमेंट की वर्ब है बिलीव्स, अप्रोच की वर्ब है विल बी, दैट की वर्ब है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, कंटिन्यू करना, एंड्योर करना, रिमेन रहना, लास्ट करना, है ना, इटर्नली, हमेशा चलते रहना आगे से आगे। सब्सटेंशियल आप जानते हैं बहुत बड़ा हो, कंसिडरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो। एक्सपीडिशियस बना एक्सपेडाइट से, किसी चीज़ को फास्ट बनाना कहलाता है एक्सपेडाइट करना, उसके एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सपीडियस, क्विक, फास्ट या स्विफ्ट। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, ये कानून का नाम है, द लगा हुआ आगे, I बड़ा, B बड़ा, C बड़ा, A छोटा। तो ये सारे वर्ड हमने B, C और I को बड़ा रख के बताया, ये एक प्रॉपर नाउन है, भारत का एक कानून है। प्रोज एंड कॉन होते हैं किसी चीज़ के बैड एंड गुड एस्पेक्ट्स, अच्छे और बुरे पहलू कहलाते हैं प्रोज एंड कॉन्स। कह रहे टर्मिंग बैंक्स हाई प्रोविजनिंग फॉर लेगेसी लोन्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, द सेंटर थिंक्स NASCR विल ऑल्सो हेल्प फ्री अप बैंक पर्सनल टू फोकस ऑन फॉल्टरिंग क्रेडिट ग्रोथ एंड स्पर द इकॉनमी। अब हमारे बैंकों ने इन डूबे हुए लोन के सामने बहुत बड़ा प्रोविज़न कर रखा है, मतलब इन डूबे हुए लोन्स का पूरा पैसा घाटे में डाल रखा है, सारा का सारा ही पैसा। कह रहे नाम देते हुए, टर्म करते हुए इन बैंकों की हाई प्रोविजनिंग को, सारा पैसा ही उन्होंने घाटे में डाल रखा है जो डूबे लोन का। कह रहा है इसको नाम देते हुए, अच्छा प्रोविजनिंग किसकी, लेगेसी लोन्स के लिए, ऐसे लोन्स के लिए जो बहुत पुराने हैं, आज भी जिनका पैसा नहीं आ रहा और चल भी नहीं रहे। कह रहा है इसको नाम देते हुए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, इसको नाम देते हुए अपने आप में एक बहुत ही नया तरीके का मौका, अपॉर्चुनिटी। कह रहे ऐसा करते हुए हुआ क्या, सेंटर ऐसा मानता है कि ये जो NARCL है ना, जो थानोस की हेल्पर कंपनी है, ये हेल्प करेगी इस काम में भी, वो है फ्री अप करना, लिबरेट करना, आज़ाद करना बैंक के कर्मचारियों को, कि वो फोकस करें फॉल्टर करती हुई, लड़खड़ाती हुई क्रेडिट की ग्रोथ पे, और स्पोर करने में इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में। तो बैंक के पर्सनल क्या है, इतना सारा पैसा घाटे में चला गया है कि हर बैंक के अंदर कुछ लोग तो है इन्हीं लोन्स को रिकवर करने पे उनका जो है सारा दिन चलता है ना, कुछ और वो कर ही नहीं पाते। तो हमारा ये सरकार क्या कह रही है कि ये जो आपने जो काम किया ना, प्रोविजनिंग कर रखी है इतनी बड़ी बड़ी, इतने लोगों को आपने काम पे लगा रखा है रिकवरी करने पे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये,
अब ये सारा हम अपने सर पे ले रहे हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अब आपके आदमी बंदे फ्री हो जाएंगे। अब वो जो है थानोस देखेगा सारा काम, आपके लोग जो है और लोन बांटेंगे, अर्थव्यवस्था को हेल्प करने में मदद करेंगे। तो ये अच्छा काम हम कर रहे हैं थानोस की मदद से, समझ गए। सेंटर की वर्बल थिंग्स, NARCL की वर्ब विल ऑल्सो हेल्प। फ्री अप मतलब लिबरेट करना, आज़ाद करना। हेल्प के बाद में बेस फॉर्म और टू इन्फिनेटिव दोनों आते हैं। फ्री अप भी ठीक है और टू फ्री अप भी यहाँ पे ठीक होता। फॉल्टरिंग मतलब लड़खड़ाती हुई, इसको स्टम्बलिंग बोल दें, वेवरिंग बोल दें, जो चल ना पा रही हो। ऐसी ही क्रेडिट ग्रोथ हमारे देश में हो रही है, लोन्स के अमाउंट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, बैंक लोन दे ही नहीं रहे हैं और ज़्यादा। स्पोर का मतलब होता है किसी चीज़ को बूस्ट देना, किसी चीज़ को प्रमोट करना। पर्सनल ये एक नाउन है, ये पर्सनल ये एक वर्ब एडजेक्टिव है। पर्सनल और पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है निजी, प्राइवेट। योर प्राइवेट लाइफ इज़ योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। और ये पर्सनल होता है मैन पावर, मैन पावर या एम्प्लॉयज़। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है नाउन पर्सनल, एम्प्लॉय किसी कंपनी का। दूसरा एडजेक्टिव पर्सनल मतलब आपका निजी। स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। चलिए आगे बढ़े। थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन कहानी की तरह आपको बता रहा हूँ। अब ये दूसरे पैराग्राफ में बताएगा ये पूरी कहानी, ये थानोस वाली जो पूरी कहानी समझी हमने, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसके हिसाब से। कह रहा है टू द एक्सटेंट दैट NARCL and RDRCL managements will streamline decisions once a loan is taken over instead of seeking consensus among multiple lenders as the IBC entails. The idea holds some weight. कह रहा है ये जो काम किया ना बड़ा वजनदार काम है, इसमें बहुत दम है इस काम के अंदर जो सरकार ने सोचा है। कह रहा है इस एक्सटेंट तक, इस लिमिट तक। अच्छा कौन सी लिमिट? कह रहा है वो लिमिट जहाँ तक इन दोनों की मैनेजमेंट जो है स्ट्रीमलाइन करेगी, आसान बनाएगी, वेल मैनेज करेगी डिसीजंस को। और कब? जब एक लोन को टेक ओवर कर लिया जाता है, एक लोन को ये बैंक से ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। कह रहा है और बजाय सीक करने के, इंस्टेड ऑफ सीकिंग कोशिश करने के, कंसेंसस बनाने की, एग्रीमेंट बनाने की मल्टीपल लेंडर्स के बीच में, जैसा कि IBC इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो हमने ऊपर देखा था अभी, है ना ये वाला कोड। कह रहा है जैसा कि IBC एंटेल करता है, जरूरी बनाता है। एंटेल करने का मतलब होता है नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को जरूरी बनाना, टू मेक समथिंग नेसेसरी, इसको बोलते हैं नेसेसिटेट, ठीक है। तो कह रहे हैं इस हद तक, किस हद तक? जहाँ तक इन दोनों की जो मैनेजमेंट है ना वो डिसीजंस को बड़ा आसान बना देगी, स्ट्रीमलाइन कर देगी, सिंप्लीफाई कर देगी। जैसे एक लोन ले लिया जाता है, बजाय कंसेंसस को बिल्ड करने के लेंडर्स के बीच में, जैसा कि IBC कहता है करने को। कह रहा है इस हद तक ये आइडिया है ना, ये थोड़ा सा वेट होल्ड करता है। ये आइडिया अपने आप में काफ़ी वजनदार है। पहले IBC में क्या होता था, बैंक के जितने भी लेंडर्स हैं, बैंकों को जहाँ जहाँ से पैसा मिला है उन सबको बिठा करके उनसे डिसीजन दिलवाया जाता था। तो कोई कहता था ये करो, कोई कहता था ये करो। कह रहा है अब ये सब बंद हो जाएगा, अब ये सब झंझट खत्म है, IBC का कोई झंझट ही नहीं है बीच में। अपने आप थानोस देख लेगा लोन का क्या करना है, किसी से कुछ पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये काम जो है बड़ा होल्ड करता है वेट को, अपने आप में वजनदार चीज़ है इस हद तक, समझे ना। इन दोनों की वर्ब है मैनेजमेंट्स की वर्ब विल स्ट्रीमलाइन, लोन की वर्ब है इज टेक ओवर, IBC की वर्ब है एंटेल्स। एंटेल का मतलब होता है नेसेसिटेट, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। आइडिया की वर्ब है होल्ड्स, होल्ड सम वेट, होल्ड वेट या कैरी वेट, इसका मतलब होता है टू बी कंसीडरेबल, किसी चीज़ में दम होना, किसी चीज़ को कंसीडर किया जाना, है ना, होल्ड वेट करना। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट बोल दो, यूनानिमिटी बोल दो, सबकी सहमति, आम राय। इंस्टेड ऑफ और दूसरा होता है रादर देन, दोनों का मतलब है बजाय, लेकिन इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की ING फॉर्म और रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। इंस्टेड ऑफ सीकिंग जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, रादर देन सीक जो हम लिख सकते थे वो भी ठीक होता, ठीक है ना। रादर देन के बाद सीक लिख दो बेस फॉर्म, और यहाँ पे लगा दो सीकिंग इंस्टेड ऑफ के बाद में। दोनों एक ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ बेस फॉर्म और वर्ब की ING फॉर्म का ही फ़र्क है, मीनिंग एक ही है। चलिए आगे बढ़े। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आसान बनाना चीज़ों को। कह रहा बट बैंक्स हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर दीज लोन्स, so this is perhaps a tardy gambit and may not work in jump starting credit flows unless accompanied by their recapitalization। अब बता रहा है इस पूरे मामले की कमियां क्या हैं। कह रहा है लेकिन बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है, घाटे वाली किताब में डाल दिया है इन लोन्स को बैंक ऑलरेडी घाटा समझ बैठा है। कह रहा है इसलिए परहैप्स ये एक टार्डी गैम्बिट होने वाला है, थोड़ा सा लेट आने वाला एक गैम्बिट होता है दाम पेच, है ना, डिज़ाइन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जो थोड़ा लेट हो रहा है, बैंक ऑलरेडी घाटा समझ चुके हैं इन लोन्स को, पहले इस प्लान को कर देना चाहिए था। और कह रहे ये हो सकता है वर्क ना करे जंप स्टार्ट करने में, फटाफट से तेज़ करने में क्रेडिट के फ्लोज को, बैंकों के लोन्स को
अगर ऐसा ना हो, अनलेस, और क्या, जो ये सारा का सारा मामला कंप्लेंट बाय हो, कंपनी में हो, इन बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन के, बैंक्स में फिर से पैसा फूंकने के। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बैंक में फिर से कैपिटल डाली जाए, पैसा डाला जाए। तो कह रहे आप ये काम पहले करवाते तो ठीक होता, जब बैंक्स इन लोन्स को रिकवर कर रहे थे, जब इन्होंने घाटे वाली किताब में लोन्स को नहीं डाला था। लेकिन अब ऑलरेडी इनको लोन को घाटे की किताब में डाल चुके हैं, इसलिए देर से आने वाला एक मूव है। और हो सकता है बैंकों को ज़्यादा ये बूस्ट ना करें कि वो और ज़्यादा लोन दें फ्यूचर के अंदर, जंप स्टार्ट करें क्रेडिट की फ्लोज को। बस इसका एक ही अपवाद है, अगर आप बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन भी कर देते हो, बैंकों में और कैपिटल डाल देते हो, तब ये क्रेडिट फ्लोज भी करवा पाएंगे। अनलेस, यही बताता ना ऐसी कंडीशन को, अगर ऐसा हो तो, है ना, अनलेस। चलिए, बैंक्स की वर्ब है हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर। दिस की वर्ब है इज। टार्डी मतलब देरी से आने वाला। गैम्बिट का मतलब होता है प्लान, डिज़ाइन, प्लॉट। और दिस की दूसरी वर्ब है मे नॉट वर्क। दिस इज और दिस मे नॉट वर्क। जंप स्टार्ट, क्रैंक अप करना, रैचेट अप करना, किसी चीज़ को तेज़ी से आगे लाना, तेज़ी से बढ़ाना। कह रहा ऑन द लाइकलीहुड ऑफ द गारंटी बीइंग इन्वोक्ड, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड once the assets are pooled together, it is reasonable to expect that many of them will realize more value than NARCL's acquisition cost. अब इस सेंटेंस में बताया कि सरकार गारंटी देगी कहाँ से, 30,500 करोड़ सरकार कहाँ से लाएगी। कह रहा है जो लाइकलीहुड है ना, जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है गारंटीज़ के इन्वोक होने की, जिन गारंटीज़ को इन्वोक किया जा रहा है, कह रहे जो संभावना है उसकी अगर बात करें, सरकार से पूछें कि 30,500 करोड़ कहाँ से लाओगे, इस संभावना की बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है कि एक बार जब सारी एसेट्स को पूल कर देंगे, एक जगह रख देंगे, ग्रुप कर देंगे, तो ये रीजनेबल होगा एक्सपेक्ट करना, आशा करना कि उनमें से बहुत सारी जो है रियलाइज़ करेगी ज़्यादा वैल्यू को, जो NARCL ने एक्वायर किया, एक्विजिशन कॉस्ट है उससे ज़्यादा। तो बैंक से जो आप एक्विजिशन दे रहे हो, उसको जो पैसा दे रहे हो, उससे ज़्यादा वैल्यू रियलाइज़ कर पाएंगे ना सारे के सारे बैड लोन से, इनके एसेट से। पहले तो एक एसेट है, मान लो इस कंपनी की, विजय माल्या की कंपनी है बेंगलोर में, फिर दूसरी एसेट है मेहुल चौकसी की दुकान है सूरत के अंदर, है ना। जब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे ना, सरकार के पास इकट्ठा एक इनका भंडार बन जाएगा, तो सरकार मानती है कि उसको हम अपने हिसाब से बेचेंगे और ज़्यादा वैल्यू उनसे निकलेगी। जो पैसा हम बैंकों को दे रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा हम इन एसेट से निकाल लेंगे, इन भागे हुए बिजनेसमैन की ज़मीन से, इनकी दुकान से और इनकी मशीनरी से। तो ऐसा मानना है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, समझ गए। कह रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसकी वर्ब है हैज सेड, एसेट्स की वर्ब है आर पूल्ड, पैसिव वॉइस में। पूल का मतलब होता है ग्रुप करना। इट की वर्ब है इज। मैनी की वर्ब है विल रियलाइज। एक्विजिशन मतलब प्रोक्योरमेंट। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस मे बी ए टैड ऑप्टिमिस्टिक। टैड ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है, देखिए टैड का मतलब होता है बच्चा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब समझते हो ना, जो ऑप्टिमिज्म दिखाए, है ना, आशावाद। कह रहा ये जो है ना एक बच्चों जैसा आशावाद है। आपने बस इसी पूरी एक्सपेक्टेशन पे ही ये पूरी स्कीम निकाली है कि एसेट को जब हम ग्रुप करेंगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, शायद ना मिले, 30,500 करोड़ आपको जेब से देने पड़े। बस यही कमी है स्कीम की। जिस सोच के साथ आपने स्कीम को शुरू किया वो सोच अच्छी है, लेकिन सोच के पीछे जो आपका ऑप्टिमिज्म है वो टैड है, बच्चों के जैसा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नुकसान भी जेब से झेलना पड़े, सरकार को बोल रहा है। दिस की वर्ब है मे बी। टैड मतलब बच्चा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बच्चों जैसा ऑप्टिमिज्म रखने वाला इंसान। टैड का मतलब एक स्मॉल अमाउंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे टैड जो हम बेबी वाला यूज़ कर रहे हैं, टेडी बियर आपने सुना होगा ना, बेबी वाला बियर, टेडी बियर। कह रहा एज द फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ सेड 28 एग्जिस्टिंग प्राइवेट ARCs आर हेजिटेंट अबाउट टेकिंग अ जॉब एट एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम दीज बैड लोन्स परहैप्स ओइंग टू देयर साइज। कह रहा ऐसा क्यों? कह रहा जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह चुकी हैं, 28 प्राइवेट असेट रिकवरी कंपनियां, है ना, 28 प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं थानोस वाला बाजार के अंदर, ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियां भी हैं ऐसी। कह रहा 28 जो हैं प्राइवेट कंपनियां वो हेजिटेंट है, वो अनविलिंग है, वो तैयार नहीं है टेक करने के एक जैब को। टेक एट ए जैब का मतलब होता है झपट्टा मारना, किसी चीज़ पे जैब मारना मतलब झपट्टा मारना। ये 28 कंपनियां आज भी हेजिटेंट है झपट्टा मारने में, किस काम पे, एक्सट्रैक्ट करने के काम पे वैल्यू को इन बैड लोन्स की। इन 28 कंपनियों ने बोल दिया कि भाई हमारे पास मत लाना, ये आपके लोन्स माल्या और चौकसी वाले, है ना, ये लोन्स हमारे से नहीं होंगे, हम इस काम पे बिल्कुल भी झपट्टा मारने को तैयार नहीं है। और शायद क्यों, परहैप्स ओइंग टू देयर साइज, इनके साइज़ को देखते हुए, क्योंकि बड़े बड़े हज़ारों लाखों करोड़ के लोन है ना, प्राइवेट कंपनियां बोल रही हैं हमारे बस का है ही नहीं। तो ये टैड ऑप्टिमिज्म है कि सरकार इस काम को कर लेगी जब प्राइवेट कंपनियां नहीं कर पा रही हैं अच्छे प्रोफेशनल रखने के बावजूद। समझ गए ना। फाइनेंस मिनिस्टर की वर्ब है सेड, 28 प्राइवेट कंपनियों की वर्ब है आर
हेजिटेंट का मतलब होता है एवर्स, रिलक्टेंट, अनविलिंग, किसी काम को ना करना, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दैट बैग्स द क्वेश्चन अबाउट द कैलिबर ऑफ प्रोफेशनल्स NARCL एंड IDRCL वुड नीड टू आउट डू प्राइवेट प्लेयर्स। कह रहा है ये चीज़ बैक करती है, पूछती है, आस्क फॉर करती है इस सवाल को, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये चीज़ पूरी की पूरी इस सवाल को खड़ा करती है। और सवाल किस बारे में? कैलिबर के बारे में, क्षमताओं के बारे में, स्किल्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, उन प्रोफेशनल्स की जिनकी NARCL और IDRCL को ज़रूरत होगी ताकि वो आउट डू कर पाएँ, अच्छा परफॉर्म बेटर कर पाएँ प्राइवेट प्लेयर से। आउट डू का मतलब होता है किसी से ज़्यादा काम करना, किसी से अच्छा और बेहतर काम करना। तो प्राइवेट वाले तो नहीं कर पाए, फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रही है कि प्राइवेट वालों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। तो अब यही सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, क्या सरकार ऐसे प्रोफेशनल्स ला पाएगी थानोस की कंपनी में जो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आउट डू कर देंगे, जो काम प्राइवेट वाले नहीं कर पाए उससे भी ज़्यादा वो कर पाएंगे। समझ गए? दैट की ओवर बैग्स, इन दोनों की ओवर वुड नीड, आउट डू मतलब परफॉर्म बेटर, कैलिबर का मतलब होता है आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमताएं। समझ गए? कर न्यू एंटिटीज एबिलिटी टू गेट अ फ्यू गुड मैन टू डिलीवर मोर बैंक फॉर संक कैपिटल वुड बी क्रिटिकल एज वुड स्ट्रक्चर्स टू प्रीएम्प्ट अ मॉरल हैजर्ड दैट द गारंटी पॉजेज ऑफ नॉट बोदरिंग टू मच अबाउट फाइनल रेजोल्यूशन वैल्यू। अब बता रहा है इस सारे जो है नई स्कीम के अंदर बस एक ही, इस पूरी लाइन में आप समराइज कर सकते हो क्या कमी है ना? कमी ये है कि नई एंटिटी की जो एबिलिटी है, ये NARCL और IDRCL, थानोस और उसका दोस्त, कह रहे इन दोनों जो एंटिटियों को सरकार ने बनाया है कंपनियों को, इनकी जो क्षमताएं हैं जो पाने की है कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स को, मैन को, जो डिलीवर कर सकें मोर बैंक को। बैंक का मतलब होता है सक्सेस, डिलीवर का मतलब होता है ला करके देना, जो कामयाबी को ला करके दे सकें, लोन्स को रिकवर करवा सकें। और कहाँ से? संक कैपिटल से, डूबे हुए पैसे से। कह रहे ये बहुत ही क्रिटिकल होगी। ये सारी थानोस और उसकी जो दोस्त हैं, इन दोनों कंपनियों की ये क्षमता, अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में लाने की, प्रोफेशनल्स को, ये क्षमता बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। कह रहे साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर्स भी बहुत क्रिटिकल होंगी, वुड बी, वो स्ट्रक्चर्स जो प्रीएम्प्ट करेंगे एक मॉरल हैजर्ड को, जो रोकने का काम करेंगे एक नैतिक जो है हैजर्ड को। हैजर्ड का मतलब होता है डेंजर। कह रहा है वो हैजर्ड जिसको ये गारंटी पोज करती है, ये गारंटी लगने के बाद अब सिस्टम में एक मॉरल हैजर्ड आ गया है, ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी जो मॉरल हैजर्ड जो है वो टूटे, है ना? अब ये मॉरल हैजर्ड क्या है? ऑफ नॉट बोदरिंग टू मच अबाउट फाइनल रेजोल्यूशन वैल्यू, बॉदर ना करना बहुत ज़्यादा फाइनल रेजोल्यूशन वैल्यू के बारे में। अब बैंकों को क्या मिल गया कि लोन डूब गए तो थानोस को दे दो, अब हमारा काम खत्म। अब इस चक्कर में बैंक क्या करेंगे? फाइनल रेजोल्यूशन वैल्यू से अपने जो पल्ला झाड़ लेंगे, बोल देंगे थानोस से पूछो, हमसे मत पूछो। तो एक मॉरल हैजर्ड आ गया है लोन्स के अंदर। ये मॉरल हैजर्ड जो है गारंटी की वजह से ही खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने गारंटी दे दी है बैंकों को, बैंक अपना काम अच्छे से ना भी करें, है ना? तो इस मॉरल हैजर्ड को रोकने के लिए स्ट्रक्चर्स भी बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं, जितना क्रिटिकल होने वाला है इनकी एबिलिटी है इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी में लाने की। ऐसे बनाए सेंटेंस। समझ गए? एबिलिटी की हुआ है वुड बी, एज के बाद इन्वर्जन हुआ है, स्ट्रक्चर्स की हुआ है वुड बी को दूसरी बार नहीं लिखा हुआ, स्ट्रक्चर्स वुड बी, एबिलिटी वुड बी। समझ रहे हो? एड्स के बाद इन्वर्जन हुआ है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आया हुआ है। प्रीएम्प्ट करना मतलब किसी चीज़ को, खराब चीज़ को रोकना। जैसे आपको पता है पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, तो आपने इस फेल ना होने वाली चीज़ को रोकने के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी, ये आपका प्रीएम्प्टिव एक्शन है। समझ गए ना? किसी खराब चीज़ का इंतजाम पहले से कर दो कि ना हो पाए, इसको आप प्रीएम्प्ट करना बोलते हैं। हैजर्ड आप जानते हैं, पोज का मतलब होता है खड़ा करना। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड गेम ऑफ इंडियाज बैड लोन क्राइसिस नीड्स सस्टेन्ड अटेंशन फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री कल्मिनेशन। कह रहा है ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड गेम है, सेल्फ डिक्लेयर्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब डिक्लेयर्ड, सरकार ने खुद ही एक थानोस बनाया है, अपने आप ही डिक्लेयर करके एंड गेम जो करवाया है बैंकों के, इंडिया के बैंकों के बैड लोन्स के क्राइसिस का। कह रहा है इसको ज़रूरत है लगातार बने रहने अटेंशन की, और किसके लिए? एक सेटिस्फैक्ट्री कल्मिनेशन के लिए, एक सेटिस्फैक्शन देने वाले आखिरी पड़ाव के लिए, आखिरी पिनाकल के लिए। तो सरकार ने खुद ही बनाया, सरकार को किसी ने नहीं कहा था, सरकार ने सेल्फ प्रोक्लेम एक एंड गेम वाला बैंक बनाया, बैड बैंक। इस क्राइसिस को तभी हेल्प मिलेगी इस बैड बैंक से अगर आप सरकार जो है लगातार इसको अटेंशन देते रहें। सिर्फ आज बना के भूल मत जाना, अगर अटेंशन इसको सस्टेन मिलेगी ना तभी कोई इसका फाइनल जो है आउटकम निकल करके आएगा, सेटिस्फैक्ट्री कल्मिनेशन होगा। समझ गए? एंड गेम की वर्ब है नीड्स, सस्टेन मतलब लगातार बना रहने वाला, परसिस्टेंट, लास्टिंग, इटर्नल, है ना? कल्मिनेशन भी आप जान गए हो, आखिरी पड़ाव, पिनेकल, कॉन्जुमेशन जो है एंड गेम। सेल्फ प्रोक्लेम मतलब जिसको आपने खुद ही प्रोक्लेम किया, आपने खुद ही डिक्लेयर किया। चलिए
मुश्किल था आर्टिकल, मैं जानता हूँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है, आपने सब चीज़ों को समझा है, दिमाग में बैठी हैं, तो एटलीस्ट 60-70% आपके पल्ले पड़ा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लिखना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप दुनिया के टॉप 5 या 10% लोगों में आते हो जो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। मुझे इस आर्टिकल को पढ़ने में पूरे 5 से 7 मिनट लगे, कभी नहीं लगते हैं मुझे। जनरली 2 से ढाई मिनट में मेरा आर्टिकल पूरा हो जाता है। रीडिंग मैं ले लेता हूँ आर्टिकल के क्या हुआ है ना, पर इसमें मुझे 5 से 7 मिनट लगे। तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, ये चीज़ ऐसी है जो आपको बता रही है पोटेंशियल कितनी है, आपकी संभावनाएं कितनी है आपके अंदर आगे। आज कोई क्विज़ नहीं है अपना, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ लिखने के लिए, डिस्क्रिप्टिव में आंसर करना। जो आपको मैंने शुरू में कहानी बताई थी 2 से 3 मिनट में, सरकार ने एक बैंक बनाया है जो बैंकों से उनके लोन्स को खरीदेगा, फिर उन लोन्स में से पैसा निकालेगा और बैंकों को पैसा वापस करेगा, है ना, कंपेरेबल टू थानोस। कोशिश करो इस कहानी को लिखने की इंग्लिश के अंदर। मैं भी कोशिश करूँगा, फर्स्ट कमेंट में मैं भी डालने की, आज आप भी डालना, कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आप लिख पाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दें। कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे कस्टमर केयर वाले रिप्लाई कर देते हैं कुछ देर में। अंटिल देन, साइनिंग।